क्लास 10th मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर 2024 सेट डी सेक्शन ए। और सेक्शन ए में उसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक एक अंक के 30 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, धनात्मक पूर्णांक p और q को इक्वल टू ए बी स्क्वेयर और q इज इक्वल टू ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जाता है। ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, एलसीएम पी क्यू क्या होगा? If two positive integers p and q can be expressed as p equal to ab square and q is a cube b, ab being prime numbers, then LCM pq। अगर हमें LCM बताना है p और q का, अब यहाँ देखिए जो पावर्स दी हो a b स्क्वेयर a क्यूब। अब हमने इसमें क्या ध्यान रखना है, हमने LCM में आपको पिछले वाले प्रश्न पत्र में बताया था कि LCM और HCF में हम क्या करते हैं। यहाँ पर हमने तो सबसे बड़ी पावर होती है करनी होती, जैसे यहाँ पे पी क्यू है, ए की पावर सबसे बड़ी यहाँ पर हमारे पास क्या है 3, ए क्यूब ले लिया। पी की पावर बड़ी क्या है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं, ध्यान रखना है आपने इस बात। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, हमारा यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि एलसीएम 91 और 26 182 है तो एचसीएफ क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, गिवन दैट एलसीएम इज इक्वल as LCM of 91 and 26 is 182, then HCF is क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म अपॉन LCM, कट कीजिए आ जाएगा 2 आ जाएगा 13, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही आंसर हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है? सब अपरिमेय नहीं है, हमने ये बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर जिनका वर्गमूल निकल जाता है। वर्गमूल किसका निकलता है, √4 का वर्गमूल निकल जाता है, बाकी किसी का वर्गमूल नहीं निकलता। आपने क्या ध्यान रखना, 1 से 100 तक सभी संख्याएं जिन पर वर्गमूल का निशान हो, केवल इसमें से 10 संख्याएं परिमेय हैं, बाकी सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, नंबर 4 देखिए, यदि अल्फा और बीटा 5x² माइनस एक्स जमा 4 के शून्यक हैं, अल्फा बीटा का मान क्या होगा? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, यानी कि गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ के बराबर होता है c अपॉन ए। c कितना है 4, a कितना है 5, क्या ऑन 5, ऑप्शन का यहाँ सही आंसर हो। क्या क्वेश्चन 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल है? द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ, आपने यहाँ x की वैल्यू 2 देख लेनी, का स्क्वायर -4 + 5 क्या होगा, का स्क्वायर 4 -8 जमा 5, ये सेटिस्फाई नहीं करता, इट मीन्स ए के जो रूट हैं उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए बी वाले में, बी में हमने फिर क्या करना, x की जगह 2 पुट करना, 2 का स्क्वायर जमा 3 इंटू -12 आ जाएगा 4 + 6 -12 10 -12 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि बी वाला भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब सी वाले में पुट करके देखते हैं, देखिए इंटू का स्क्वायर -7 इंटू 6, हल करेंगे कितना आ जाएगा 8 -14 जमा 6, 14 - 14 मीन्स सी को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर हमारा क्या होगा, x² -7x + 6। अगला देखिए, एपी का 18वां पद चाहिए जिसके पहले दो पद -6 और 1 हो। 18th टर्म ऑफ एन एपी whose first two terms are -6 और 1। ठीक है, तो अब देखिए ए हमारे पास कितना हो जाएगा -6 और डी कितना हो जाएगा A2 -A1, यानी कि 1 -6। अब दो बार तो साइन नहीं लगा सकते ना, 1 + 6 दैट इज 7। फाइंड आउट क्या करना हमने, A18
18 मीन्स ए प्लस 17d। ए कितना है हमारे पास -6 प्लस 17 इंटू 7 -6 17 सत्ता 119 पहाड़े आपको आने चाहिए, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही आंसर हो। अगले में देखिए, बिंदु इनकी मूल से दूरी है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। जब भी ओरिजिन बोला जाए तो आपने क्या करना, का स्क्वायर 4 प्लस का स्क्वायर 9 प्लस कर दीजिए, बस √13 आ गया। कुछ ज़्यादा लंबा चक्कर में नहीं पड़ना इसमें आपने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जब भी मूल बिंदु पूछी जाए दोनों का स्क्वायर कीजिए और जोड़ दीजिए, है ना। तो नंबर 8 देखिए, आकृति डीई में, आकृति डीई पैरेलल टू बीसी में फिर ई किसके बराबर होगा। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, डी, इस आकृति में डीई जो है बीसी के पैरेलल है। इन फिगर डी इज पैरेलल टू देन ईसी इज। अब ईसी फाइंड आउट करना, इसको एक्स कर लेते हैं। अगर डीई पैरेलल टू बीसी है, हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बेसिक सेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, बी डी, पहले बी डी लिख लेते हैं, बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू अपॉन ए ई। डी की वैल्यू 3 है, ए डी की वैल्यू 1.5 है, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, और ए ई जो है हमारे पास 1 है। ठीक, 1 को तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट की मैंने 0 पर लगा दी और इसको कट कर दें, कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर। नंबर 9 में देखिए, ये क्वेश्चन हमने पिछले पत्र में भी किया था। उन्होंने बोला है, दिए गए चित्र में ए बी पर केंद्रित वृत्त स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है और ये सेंटर इसका, यदि ओ से 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का है, तो वृत्त का ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर ए बी इज द टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ is 6 centimeter and angle OAB is 30 degree, then the radius of circle is, सर्कल का रेडियस कितना होगा हमने वो फाइंड आउट करना। अगर अकॉर्डिंग टू हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल देखें, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, और ये एंगल हमारे पास 30 है। तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाएंगे। आपको ध्यान करना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर से चांदी। दिया हुआ क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना क्या है, परपेंडिकुलर के साइन का हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। और साइन 30 हमारे पास किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। साइन 30 1/2, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, उसका नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ ओ, और अपॉन में 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6/2 कट कर दें, कितना आ जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही आंसर हो। 10th क्वेश्चन देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, स्पर्श रेखा की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, क्या हुआ क्या है देखो, कल है, और ये हमारे पास कोई एक्स्ट्रा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और क्या बोला है इन्होंने, के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये 90 का एंगल हो गया। ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, है ना। नाम लिख लें ओ ए बी, ऐसे लिख लेते हैं तो आंसर समझ आ जाएगा। फार्मूला होता है इसका ओ स्क्वायर इज स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। और ओ हमारे पास यहाँ पर 5 है, ए हमारे पास 3 है, और ए बी का स्क्वायर फाइंड आउट कर, ये भी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, 5 का स्क्वायर 25
अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी, +-4, माइनस पॉसिबल नहीं होता लेंथ में, सेंटीमीटर यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहा जाता है, ए लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, कैंट, है ना। पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसको छेदक रेखा, सर्कल हो गया, ये छेदक रेखा होगी। 12वां क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन का मान बढ़ता है, ये सत्य है या असत्य। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, आपने क्या ध्यान रखना, साइन 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। तो आप देख रहे हो सारी वैल्यूज है, अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी, का मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 13 में देखिए, 1 + tan² अपॉन 1 + cot² तो आपने क्या करना है, tan² को एज इट इज लिखना है और cot² को 1/tan² में करना, क्या आ जाएगा, 1/tan² अपॉन tan² +1 में tan², ये दोनों कट जाएंगे, वर्स होके ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा tan²। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही आंसर हो। अगले में देखिए, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल थीटा का मान क्या है, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों जीरो, थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपने क्या ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू सेम होती है, ये 1/2, साइन 45 1/√, और साइन 60 √3/2, साइन 91, रेसिप्रोकल कर लेंगे, चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास कॉस की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना, ये वैल्यू सेम है क्या, और ये कहाँ आती है, 0, 30, 45 और 90, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। अगले में देखिए, 12 सेंटीमीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से जमीन पर एक बिंदु का अवनयन कोण 30 डिग्री का है, टावर के शीर्ष से क्या होगी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 12 मीटर, टॉप ऑफ टावर 12 मीटर, हाई इज 30 मीटर। अब ये देखिए, ये इस प्रकार का यहाँ पर एंगल है, ये एंगल यहाँ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इन्होंने पूछा टावर के शीर्ष से बिंदु, अब आप ए बी को टावर मान लीजिए और मान लीजिए हमने बी फाइंड आउट कर। अब यहाँ पे देखें तो ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर है, बताया था पीछे भी आपको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, साइन, साइन 30 किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, साइन 30 1/2, परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट, कितना आ जाएगा, 12 दूनी सेंटीमीटर, इनके यहाँ सही आंसर हो। अगला देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री का हो, क्या होगा, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर, क्या होता है फार्मूला, थीटा अपॉन 360, आर स्क्वायर का 60 है अपॉन 360, 22/7 और 6 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ, कट कर दीजिए, ये कट गया, आ जाएगा 132.7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 32 सम हमारा यहाँ कंप्लीट। बाद देखिए 17 सम, इस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि थीटा जो है 60 डिग्री है, चाप की लंबाई बतानी है, क्या बताया, इफ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सब्टेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देन लेंथ ऑफ आर्क, क्या फार्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर,
उसके आगे थीटा अपॉन 360, थीटा हमारे पास 60 है अपॉन 360 22/7 कट किया 6 आ गया, कट किया सॉरी कट किया 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 7, 7 से 7 कट हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला देखिए, पासों के जो फेंकने पर संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है जिनका योग 10 होगा। इन अ of pair of dice which the probability getting what is the probability getting number sum is 10। अब 10 कब आएगा, जब पास से फेंकते हैं तो 1 1 की प्रोबेबिलिटी आती है, लास्ट में क्या आएगा 1 1 वाले में 1 6। हमें चाहिए 10, 10 मैक्सिमम कब आ सकता है, 4 4 6 में 10 मिलेगा हमें, या 5 5 में 10 मिलेगा हमें, और 6 4 में 10 मिलेगा। कितनी बार 10 मिलेगा हमें यहाँ पर, 3 टाइम्स। कितनी बार मिलेगा, 3 टाइम्स। और अगर 2 पासे फेंके जाते हैं तो उसमें आउटकम कितने होते हैं, एक पासे में 6 होते हैं, दूसरे में 6 36, यानी कि अपॉन 36 कट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/12। यहाँ सही आंसर हो। अगले में देखिए, अब यहाँ 19वां देखिए, अभिकथन का क्वेश्चन, दो गोलों का आयतन 27:8 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो। अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब ऑन 3 पाई आर क्यूब। पर हम कट कर दें, आर क्यूब हमें यहाँ कितना दिया हुआ है 27:8, यानी कि 27 का और 8 का क्यूब। आर हमारे पास कितना आ जाएगा, r/r 3 ठीक है। अब वो कहते हैं कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 3:2। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। अगर हम इससे इसको कट कर दें तो आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, 9/4, यानी कि अभिकथन हमारा गलत है। जब अभिकथन गलत हो हमें तर्क तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कैसे मिलेंगे, यहाँ पर दोनों अभिकथन, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें अभिकथन सत्य है, ठीक है, और चौथा कथन ऐसा है जिसमें हमारे पास अभिकथन गलत है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही आंसर हो, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन देखिए, यदि बारंबारता बंटन का माध्यक और बहुलक 150 और 51 है, का माध्यक क्या होगा। आपने क्या ध्यान रखना, 3 माध्यक, माध्यक कितना है 150, ठीक है, माइनस माध्य, हम 2 माध्य कितना दिया हुआ है हमें 148, इसको चेक कर लेते हैं, बराबर किसके आना चाहिए, ये बहुलक के बराबर आना चाहिए, बनाना चाहिए। देखिए कितना हो जाएगा 450 माइनस 8 दूनी 16 का 6, 24 14 दूनी 28 और 1 29, 10 में से 6 गए 4, 14 में से 9 गए 5, ये 100, ये मतलब हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा, अभिकथन सही है। और ये फार्मूला क्या है तर्क में, ये सूत्र भी हमारा सही है। क्या लिखेंगे, अभिकथन भी सही है तर्क भी सही है, तो पहले 2 ऑप्शन में आएगा, और यही वाला फार्मूला यहाँ यूज किया है इन्होंने, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, तर्क आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऑप्शन ए आंसर के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो हमारा ये सेक्शन ए 1 मार्क्स का पूरा। अगले सेक्शन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। इस सेक्शन में हमें 2 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि ये 10 नंबर का हमारा सेक्शन है। पिछले वाला सेक्शन आपको बताया 1 नंबर के वहां 20 क्वेश्चन थे। अब सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, पी के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपको कंडीशंस याद रखनी है। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन दोस्तों क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन। आपको याद रखना है कि आपको जितना याद हो, जितना समझ में आए, जैसे जितना काम मैंने ये लिखा है, इतने काम का आपको आधा नंबर जरूर, ठीक है। अब यहाँ अब देखिए, यहाँ मेरे पास a1 कितना है p-3 अपॉन a2 p है इज इक्वल टू
B1 कितना है 3 अपॉन B2 कितना है वो P इज इक्वल टू C1 कितना है P और C2 कितना है 12। अब मुझे यहाँ से मैं किसी भी एक को ले सकता हूँ, उससे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने सपोज कीजिए ये वाला पोर्शन लिया और मैं P से P को मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर लिखता हूँ और P से 12 को मल्टीप्लाई करके 36 लिखता हूँ। मीन्स P इज इक्वल टू अंडर रूट 36 यानी कि प्लस माइनस 6, यानी कि P की वैल्यू +6 भी हो सकती है और -6। पर मैं दूसरी कंडीशन भी मुझे यहाँ चेक करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन क्या है, P माइनस 3 अपॉन P इज इक्वल टू 3 अपॉन P। इस P से इधर मल्टीप्लाई कर देना है, यह जगह P स्क्वायर माइनस 3P और इस P से इधर मल्टीप्लाई करा, दैट इज 3P। ठीक है, और मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए P स्क्वायर इज इक्वल टू 3P प्लस 3P एंड P स्क्वायर इज इक्वल टू 6P। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, यहाँ से P से P मैंने कैंसिल कर दिया 6, यानी कि P प्लस का 6 आ जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे P इज इक्वल टू -6 भी दिया हुआ है, हमारा एब्सोल्यूट P इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्योंकि -6 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आंसर एग्जैक्ट क्या हो गया, P इज इक्वल टू 6। P6 इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें भी सेटिस्फाई। ठीक है, इसी के अथवा में क्वेश्चन और दिया हुआ है, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, x इज इक्वल टू y -1 है, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, -2 y इधर ले आया और -1 एज इट इज उधर रह गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मुझे गुणांक बराबर करने हैं। गुणांक बराबर करने के लिए मैं फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसके नीचे रख देता हूँ, 2x -4y इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, साइन चेंज किए, ये दोनों कट हो गए, ये आ गया 7y इज इक्वल टू 14 और 14 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, कट करके आ जाएगा। अब इस 2 वैल्यू को मैं यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी में पुट कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 द 4 माइनस 1 दैट इज 3। आंसर आ गया 3। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं -3, 10, 6 और -8 को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। द फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड आउट करनी है, मींस m1 m2 फाइंड आउट करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। अब देखिए जो हमारे पास बिंदु दिए हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ -3 और ये 10, m1 m2 मुझे फाइंड आउट करना है, और ये दिया हुआ है 6 -8 विल बी इक्वल टू -1 एंड 6। ऐसे में मैं कोई सा एक फार्मूला ले सकता हूँ, या x वाला या y वाला। या देखिए आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है फार्मूला लिखने का ढंग, x1 और ये x2। ठीक है, x1 to 1 है तो इसके बाद m1 m2 आ जाएगा, और x2 है तो यहाँ m1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर विल बी इक्वल टू क्या होगा, -1। ये मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। m2 मैं एज इट इज लिखूंगा, मेरे पास वैल्यू नहीं है, x1 की जगह -3 आ जाएगा, प्लस x2 की जगह मेरे पास यहाँ 6 आ जाएगा, m1 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, और इसको मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, -m1 -m2। अब यहाँ देखिए -3m2 +6m1 इज इक्वल टू -m1 -m2। मैंने यहाँ पर जो m1 वाली टर्म है लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर ली, और m2 वाली टर्म राइट साइड में शिफ्ट कर दी। ये मेरे पास 7m1 आ जाएगा, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ये 2m2 आ जाएगा, और m1 अपॉन m2 इक्वल टू आ जाएगा 2/7 के बराबर आ गया, ये बटे 7 के। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखिए,
ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर एस और टी इस प्रकार बिंदु हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, तो कीजिए ट्रायंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू आर टी एस. S and T are the points on the side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS, show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. ये मेरे पास यहाँ फिगर है, मैं इसको यहाँ PQR S और T इसके ऊपर पॉइंट दिए हैं और गिवन में क्या है एंगल P यानी कि दिस वन, इसको 1 ले लेता हूँ, एंगल RTS दिस वन इक्वल दिए हो। यहाँ पर गिवन क्या है, हमें दिया है वेरी सिंपल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और 2 में क्या आ जाएगा, यानी कि सिद्ध करना है वो हमने क्वेश्चन में से उठाना, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस। इतना काम करने पर भी हमें टीचर कुछ ना कुछ वहां नंबर जरूर, ठीक है। अब मैंने दो ट्रायंगल्स की बात करनी है, एक तो ये दो जो दी हुई हैं आर पी क्यू और आर टी एस, में क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है। ये आर पी क्यू में देखिए आर आर कॉमन नजर आ रहा है आपको, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर टू एंगल ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हों तो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होती हैं, कि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली जो है वो इक्वल हो जाएगा। ये एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर होगी, यही हमने यहाँ प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ दिया है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब साइन जो है 1/2 कब होता है, साइन 30 पर, ये दोनों कट गए यानी कि a माइनस बी कितना आ गया हमारे पास 30, इक्वेशन बन गई हमारे पास ये। अब cos जो है a प्लस बी हाफ दिया हुआ है, कब 30, हाफ कब होता है, और 60 पर, cos से cos कट गया, ये क्या आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी 30। हमने दोनों इक्वेशन ऐड कर दिया, ऐड करने पे हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 45, ठीक है। और b में हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए a की वैल्यू पुट कीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है हमारे पास यहाँ, ठीक है। हमारे पास b कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 और a विल बी इक्वल टू 15, a कितना आ जाएगा मेरे पास 15। अब मेरे पास यहाँ दो आंसर हो गए, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। इतना ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट में देखते हैं, आपको ध्यान रखना है हर प्रश्न पत्र में जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है उन्होंने और में दिया हो। अब ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी पर समकोण है, यदि टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 है तो साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी का मान क्या होगा। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, टेंजेंट ए दिया हुआ है 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी एंड कॉस सी और साइन सी, इनका रिलेशन हमने यहाँ निकालना है। यहाँ पर बी पर राइट एंगल बताया है और टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 मीन्स, अब आप यहाँ इसको टेंजेंट के हिसाब से भी कर सकते हो और दूसरे हिसाब से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, कट कीजिए, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर 1 हो गया और बेस हो गया मेरे पास रूट। तो सबसे पहले AC फाइंड आउट करना पड़ेगा आगे क्वेश्चन करने से पहले, और वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर जमा √3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा। प्लस माइनस लेते हैं, प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है। और अब देखिए मुझे साइन ए फाइंड आउट करना है,
परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, और कॉस ए फाइंड आउट करना है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस है √3 और हाइपोटेन्यूज है 2। अब मुझे इसी तरह साइन सी फाइंड आउट करना है, तो वो भी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर में। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, फिगर चेंज हो जाएगी यहाँ मेरे पास, और यहाँ सी नीचे लेना पड़ेगा मुझे। जब सी नीचे लूंगा तो यहाँ 1 और 3 जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर √3 हो गया, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। और कॉस सी में सेम बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप उसको पढ़ लीजिए, साइन, यहाँ लिख लेता हूँ, साइंस ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब यहाँ साइन ए की वैल्यू 1/2 है और कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है, प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 है और साइन सी की वैल्यू भी √3/2 है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/4 और ये 3/4। अब आपको मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, 4 दैट इज इक्वल टू 1। 25वें क्वेश्चन में देखिए, घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, मीन्स आर जो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। मिनट की सुई 5 मिनट में तय किए गए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स। अब थीटा कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। कैसे याद रखना, घड़ी एक वृत्त के समान होती है, तो पूरा एंगल 360 हो गया, और उसमें 60 मिनट होते हैं, ये काटेंगे तो हमारे पास 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल वहां पर बन जाएगा। हमने यहाँ पे एरिया निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, क्या फार्मूला लगेगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर, या हिंदी में भी लिख लेते हैं, मिनट की द्वारा तय क्षेत्रफल, ठीक है। थीटा कितना है, 30 डिग्री अपॉन 360, और ये 22/7, 14, इसको काट दीजिए आ जाएगा 12, और 7 से इसको काटेंगे 2, से 12 को काटेंगे 6, और 2 से 22 को काटा 11, 2 से काटा 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 151/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 25वां क्वेश्चन था दोस्तों। ये सेक्शन यहाँ हमारा खत्म हो जाता है। अब देखिए सेक्शन सी, सेक्शन सी में दोस्तों हमारे पास 3-3 नंबर के 6 प्रश्न मिलेंगे, और यहाँ पर 26वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, लेट √3 इज रैशनल नंबर, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होती है दोस्तों, तो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर P और Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब हमने देखिए क्या करना है यहाँ पे, अगर हम इसका स्क्वायर करें बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और वर्क करने पर, अगर दोनों ओर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, और ये P² हो जाएगा, और आगे अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P² इज इक्वल टू 3 अब P² 3 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है कि P² 3 से भाग हो जाता है,
ठीक है, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, पी स्क्वायर 3 से भाज्य है। ठीक है, अगर पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, पी भी 3 से भाज्य होगा, पी 3 से भाज्य है। अब 3 से भाज्य है तो हमारी वो प्राइम वाली जो बात है वो चली गई, प्राइम नंबर वाली, हमने उसको प्राइम माना था। अगर ये 3 से भाज्य है तो मैं पी की वैल्यू यहाँ 3r पुट कर, ठीक है, अगर 3r पुट कर लेता हूँ तो पी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 9r स्क्वायर के। और यहाँ पर देखिए, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ नाम, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर। अगेन सिचुएशन मेरे पास क्या आ गई, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर अपॉन 3, दैट इज 3r स्क्वायर। अब ये फिर 3r स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसलिए 3 डिवाइड्स क्यू, पी क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से भाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए P भी 3 से भाज्य है और Q भी 3 से भाज्य है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इससे हमें क्या पता लग गया, इसलिए P एंड Q आर नॉट प्राइम, इसलिए P और Q, हिंदी वाले हिंदी में लिखे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो हमने जो ऊपर माना था वो गलत हो गया, और इस कारण क्या हो जाएगा, इसलिए अंडर रूट इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब 27वां हो गया, क्वेश्चन देखिए, यही एक हमने यहाँ द्विघात बहुपद सिद्ध बनाइए करना जिसका था। 108 है और शून्यों का गुणनफल -56 है, फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज वन जीरो इज 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो -56। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 -6 दिया, -56 है, तो हमारे पास दूसरा मूल भी निकल जाएगा आसानी से, कैसे, अल्फा कितना आ जाएगा, -56/8, यानी कि -7। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, -7 + 8 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें दिया हुआ है -56। बस आपने यहाँ सीधा फार्मूला लगाना है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस माइनस, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये हमारे पास यहाँ पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन हमने पिछले प्रश्न पत्र में भी पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। हम यहाँ पहले संख्या मान लेते हैं, लेट द इट प्लेस इक्वल टू एक्स, माना इकाई का अंक x है, ठीक है, और दहाई का अंक हमने y मान लिया, यानी कि टेंस प्लेस जो है हमने y मान लिया, तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, संख्या क्या बन जाएगी, जो दहाई का अंक होता है उसको हम 10 से गुना करते हैं और इकाई का अंक प्लस कर देते हैं। ये क्या कहा, also the 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। अगर इसके अंकों के स्थान बदल दिए जाएं अंक पलटने पर संख्या, अंक पलटने पर संख्या कितनी हो जाएगी, 10x जमा y। अब इन्होंने क्या, 9 टाइम दिस नंबर, ये नंबर है, इसका 9 गुना करना है हमने,
यानी कि 9 इंटू 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग द रिवर्सिंग ऑर्डर, है ना। तो रिवर्स करने पर जो है हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसके दुगने के ये बराबर है। कर लेते हैं 90y प्लस 9x 20x प्लस, ठीक है, 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा ये 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इनको मैं -11 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों। ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड के लिए क्या बोला उन्होंने, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। उस अंकों का जोड़ कितना है इसका 9, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ऐड कर देते हैं इनको, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज करने पड़ेंगे। -9y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू -9 अपॉन माइनस दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ मुझे वैल्यू को पुट करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू 1 है, देन x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x विल इक्वल टू 8। और नंबर कैसे बनेगा, 10y प्लस x था, यानी कि 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 और 1 10 और 8 18 मेरे पास यहाँ संख्या आ जाएगी। अगर आंसर चेक करना हो तो कर सकते हैं, आपके पास 18 18 नंबर 162 और संख्याएं बदल दो, 81 81 दूनी 162। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। हम इस प्रकार अपना आंसर भी यहाँ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के और में हमें दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी की ओर में है। एक राजमार्ग पर एक स्थान ए से बी के बीच की किलोमीटर है 100 किलोमीटर है। एक ही समय में एक कार ए से और एक बी से चलना प्रारंभ करती है। कारें अलग अलग गति से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। वे एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो कारों की गति क्या है, हमने कारों की गति फाइंड आउट कर। हम यहाँ कारों की चाल मान लेते हैं, पहली कार की चाल x मान लेते हैं और दूसरी कार की चाल y मान लेते हैं। लेट द कार इज x किलोमीटर पर आवर। माना पहली कार की चाल, और दूसरी कार की चाल कितनी मान ली हमने, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे स्पीड ऑफ कार बी। एक कार ए है एक बी है, दोनों यहाँ आपको फार्मूला वही ध्यान रखना है दोस्त, ध्यान में होगा आपको। क्या करते हैं, यहाँ से हम इक्वल बना देते हैं ओ काट के, ठीक है ना। दोस्त मीन्स क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू, का मतलब क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब उन्होंने पहली कंडीशन में क्या बोला, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 100 किलोमीटर। अब स्पीड क्या होगा, जब वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगी स्पीड लेस हो जाएगी, ठीक है। और लेस होने के बाद वो कितने टाइम में मिल रही, 5 घंटे बाद। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5 यानी कि 20। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी मेरे, ठीक। और दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या बोला, अगर वो एक ही दिशा में अलग अलग दिशा में गति करें, क्या होगा, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, स्पीड प्लस हो जाएगी और 1 घंटे बाद वो मिल जाती, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। के नीचे लिख लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये मेरे पास यहाँ सेकेंड इक्वेशन होगी। और दो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ऐड कर लिया मैंने, 2x इज इक्वल टू 120 आ जाएगा और x इज इक्वल 120 अपॉन 2 60 आ गया।
और x प्लस वाई 100 है तो दूसरा 40 आ जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 100 माइनस 60, दैट इज, यानी कि ए कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड आ गई मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 28वां क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। एक बिंदु खोजें ए 65 और बी -4 से समान दूरी पर। फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या होगा, x0। वाई एक्सिस पर x0 ये पॉइंट है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 65 एंड 4 -4 एंड 3। यहाँ मैं a लिख लेता हूँ 6 एंड 5, ये लिख लिया 0 एंड y, मैंने c पॉइंट ले लिया, और ये ले लिया मैंने b -4 एंड 3। ये क्या फाइंड आउट करना, ए सी इज इक्वल टू बी सी। फार्मूला वही x2 माइनस x1, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है मुझे यहाँ। ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, x2 ठीक है 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 की जगह y आ जाएगा माइनस 5 y1 का इज इक्वल टू, सेम इसी में लगानी कंडीशन ये, और यहाँ पर फिर उसी तरह से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का सारे का रूट। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। 6 गए 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे -4 में 0 गई, -4 का स्क्वायर 16 प्लस ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, और अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा -10y प्लस 6y इज इक्वल टू 16 और 9 25, -25 उधर से आया और -36 उधर से आया। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये आ जाएगा -4y इज इक्वल टू -36 और y इज इक्वल टू 36 अपॉन दैट इज इक्वल 9। माइनस से माइनस अपने आप काट दी मैंने, यहाँ पे शो नहीं किया है ना। और मेरे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, और 9। ये पॉइंट ऐसा है जो दो ए और बी से बराबर दूरी। ठीक है, में देखिए, प्रूव दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cos थीटा। अब सीकेंड थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर, और आइडेंटिटी लग गई, ये 1 बन गया, और नीचे वाला हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसका जब वर्गमूल निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये वाली आइडेंटिटी दोबारा मुझे यहाँ लगा देनी है। ठीक है, और मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और अब अलग अलग कर लीजिए, इसके अलग बटे अलग कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। स्क्वायर से साइन कट गया, इस स्क्वायर से कॉस कट गया। अब ये रह गया साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan थीटा के। ये रह गया कॉस अपॉन साइन, ये बराबर होता है theta के। यही हमने यहाँ, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 को secant a प्लस cot a के बराबर प्रूव। हम क्या करते हैं, देखिए, cos a माइनस साइन ए प्लस 1, इसको मैं साइन ए से डिवाइड कर देता हूँ, और नीचे जो टर्म है इसको मैं साइन ए से डिवाइड कर देता हूँ।
देखिए जब साइन ए से डिवाइड करूंगा, अलग अलग करूंगा मैं इनको, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस अपॉन साइन किसके बराबर आ जाएगा, कॉट ए के। माइनस साइन अपॉन साइन करूंगा, वो 1 के बराबर आ जाएगा। प्लस 1 अपॉन साइन ए करूंगा, मेरे पास कोसेकेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे कॉस अपॉन साइन करूंगा, कॉट ए के बराबर आ जाएगा। साइन अपॉन साइन करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन करूंगा सेकेंड ए के बराबर, ठीक। मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, 1 को पीछे ले जाता हूँ यहाँ पे, कॉट ए प्लस सेकेंड ए माइनस 1, और नीचे कॉट ए माइनस सेकेंड ए प्लस 1, ठीक है। और जो मेरे पास ये कंडीशन है, इसको मैं 1 की जगह यहाँ पर जो आइडेंटिटी इन्होंने बोली है, मैं वो यहाँ पर यूज, और उन्होंने आइडेंटिटी क्या बोली थी, हमें क्या यूज करनी है आपने, सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए। ये 1 बनाने के लिए क्या चाहिएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ 1 की जगह मैं ये, देखिए, इक्वल टू कॉट ए प्लस सेकेंड ए माइनस सेकेंड स्क्वायर ए, नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है यहाँ पर, ये कॉट ए प्लस सेकेंड ए माइनस सेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मुझे इसको भी कन्वर्ट करना है, और इसको, इसमें से मैं कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए बाहर निकाल लेता हूँ, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए मैंने कॉमन निकाल लिया, ये पोर्शन एक माना था मैंने, ये 1 रह गया, माइनस ये सेकंड पोर्शन सेकेंट ए माइनस, पेयर था एक प्लस वाला एक माइनस वाला, जैसे बचता है। आपको ये ध्यान रखना, आइडेंटिटीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इससे यहाँ फिर कन्वर्ट करना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब ब्रैकेट खोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए, 1 माइनस सेकेंट ए प्लस कोट ए। ये जो डिनोमिनेटर में संख्या है, हर में संख्या है, ये इसके इक्वल आ जाएगी। ऐसे तो उसको सीधा करके लिखना चाहिए, ऐसे ही तभी पता लगता बच्चों को। ये दोनों कट जाएंगी और मेरे पास क्या बढ़ जाएगा, कॉट ए प्लस सेकेंट ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी। अब 31वां यही क्वेश्चन यहाँ देखिए, बताना था। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंची इमारत से कुछ दूर पर खड़ा है, प्रकार की पोजीशन बनेगी, ये ध्यान रखना आपने कि ये 1.5 मीटर है और ये 30 मीटर ऊंची। जैसे जैसे वह इमारत की ओर बढ़ता है, उसकी आंखों से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 से घटकर से बढ़कर 60 हो जाता है। बताइए वह इमारत की ओर कितनी दूरी तक चला। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. फिगर बना लेते हैं पहले। ये मेरे पास यहाँ एक फिगर बन गई, मैं इसकी नेम कर लेता हूँ ए, और ये बी, ये सी, ये डी, ये एल, एम, एन। ये एन डी मैंने लड़का माना है 1.5 मीटर, और ए एल बिल्डिंग की हाइट मान ली है मैंने 30 मीटर, ठीक है। ये सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी कैसे होगा, ये 1.5 में इसमें बी एल माइनस कर दूंगा, मेरे पास ए बी आ जाएगी, 28.5 मीटर। अब ये एंगल यहाँ पर पहले 30 का था, और ये एंगल अब यहाँ 60 का हो जाता है। मैं यहाँ करूंगा इंट्राएंगल ए बी सी, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, टेंजेंट 60 अंडर रूट 3, और परपेंडिकुलर कितना होगा ए बी 28.5, और
बी मेरे पास आ जाएगा BC। किसके बराबर आ जाएगा? 28.5 अपॉन, मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, और होती है 27, 9.5 और इंटू 3 अपॉन, इसको कट कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 9.53। ये हमारे पास BC आ गया। मैं इन ट्रायंगल अब ABD लूंगा। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर फिर वही 28.5 है, और बेस मेरे पास यहाँ BD है। और टेंजेंट 30 1 अपॉन √3, ये 28.5 अपॉन BD, और BD इक्वल टू आ जाएगा 28.5 इंटू √3। फाइंड आउट क्या करना मुझे? BD। BD कैसे आएगा? BD माइनस BC। ये मैंने ऊपर इसको हल किया था, उससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, और ये आ जाएगा मेरे पास 19 √3, है ना? कितना आ गया ये? 19 √3 मीटर मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा, जितना डिस्टेंस उस बच्चे ने तय किया है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ दोस्तों सेक्शन C जो है वो समाप्त हो जाता है। ये हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ तक थे। अगला देखते हैं। अब सेक्शन D में हमारे पास 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन मिलेंगे हमें यहाँ? 4 क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क्स के। अब हमने इनमें पहला क्वेश्चन क्या है? AP के और चौथे और 8वें पद का योग 24 है, और 6वें और 10वें पद का योग 44 है। AP के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24, and sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of an AP. अब 4th टर्म का मतलब क्या होता है? A4 लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ पहले, A प्लस A8 24 के बराबर है। A4 का मतलब हो गया A प्लस 3D, और A8 का मतलब हो गया A प्लस 7D। क्या आ जाएगा? 2A प्लस 10A 24। सबको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। A प्लस 5D इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास यहाँ बन जाएगी। इसी तरह मैं सेकंड इक्वेशन बना लूंगा। मैंने कहा 6 टर्म यानी कि A6 प्लस 10 टर्म A10 इक्वल, यानी कि A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D 44 के बराबर। ठीक है, और उसमें हमने क्या करना उसके बाद? A को A में प्लस करा, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 4, और इसको से डिवाइड कर दिया। ये आ गया मेरे पास A प्लस 7D इज इक्वल 22। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ एक दूसरे में से। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, माइनस किया दोनों को, कट गया, ये आ गया -2D माइनस 10, देन D इज इक्वल टू 10 अपॉन 5। ठीक है, और इस 5 को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया। A प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 22, देन A इज इक्वल टू 20 माइनस 35, एंड A आ जाएगा मेरे पास -13। अब मुझे AP बनानी है। AP बनाने का मेरे पास तरीका क्या है? -13, इसमें 5 प्लस करेंगे -8, इसमें -5 प्लस करेंगे -3। ठीक है, जैसे 5 प्लस करते चले जाएंगे, ये हमारे पास AP के फर्स्ट 3 स्टेप आ जाएंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था अगर आप ध्यान से देखोगे तो। नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC और उसकी मध्य का AD क्रमशः भुजाओं PQ, QR और मध्य का PM के समानुपाती है। करो कि ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। ठीक है, हमने इन दोनों को यहाँ पर प्रूव करना है। अब आप देखिए, साइड्स ऑफ AB and BCR and median of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, QR and median PM of a PQR. That
ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब यहाँ पर गिवन हमें क्या है, देखिए पहले वो लिखते हैं गिवन, यानी कि दिया है ए बी है, ए बी, बी सी और ए डी। किस किसके सिमिलर बताई है इन्होंने बताई है पी क्यू, क्यू आर और पी एम, ये इनके प्रोपोर्शन दिए हैं। और में क्या आ जाएगा, यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करने में हमारे पास क्या आएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमने यहाँ, अब देखिए प्रूफ में क्या होगा, प्रमाण। तो हमें यहाँ गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख लिया ए बी अपॉन पी क्यू, सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन, और ये बीसी का हाफ कर दिया और क्यू आर का भी हाफ कर दिया। ये क्या है, ये बीसी क्या है, एक लाइन है, और बीडी इसका, एडी मीडियन है, तो बीडी क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अगर वो उसके पूरे पूरे सेम अनुपात में है तो उसके आधे भी अनुपात में हो जाएंगे। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीसी का हाफ हो गया बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम। ये मुझे यहाँ गिवन था, दिया हुआ था। ठीक, अब आपको क्या समझ में आ गया, जब जब तीन लाइनें, अब आप देखो ये ए बी पी क्यू के, बी डी क्यू एम के और ए डी पी एम के सेम प्रोपोर्शन में है, समान अनुपात में है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के। ठीक है, पी क्यू एम के यहाँ पर ये सिमिलर होगी, और अगर सिमिलर होगी तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हमें यहाँ सीपीसी से मिल जाएगा। जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं, अब यहाँ पर क्राइटेरिया भी लिख लेता हूँ, साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स जो है हमारे पास यहाँ सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल्स होगी तो हमारे पास क्यू जो है वो बराबर आ गया बी के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, अगर जो हमें गिवन था उसमें से दो पोर्शन उठा लेते हैं हम। कौन कौन से, देखिए ए बी अपॉन क्यू और बी अपॉन क्यू आर। अब ये ट्रायंगल्स यहाँ पे बना देता हूँ, ए बी सी के क्यू आर। देखिए ए बी सेम प्रोपोर्शन में पी क्यू के है, बी सी सेम प्रोपोर्शन में क्यू आर के है, और एंगल बी एंगल, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के, और क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से दोनों ये हमारे पास आ जाएगी। यही हमने यहाँ करना था। एक गुलाब जामुन में उसकी मात्रा का लगभग 30% तक चीनी की चाशनी होती है। गुलाब जामुन में से मुंह में पानी आ गया होगा इसका नाम सुन। याद कीजिए 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी मिलेगी। प्रत्येक का आकार एक सिलेंडर के आकार है, और जिसके दो अर्ध गोलाकार सिरे हैं जिनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 0.8 सेंटीमीटर है। गुलाब जामुन contains sugar syrup of up to 30% of its volume. Find the approximately how much syrup be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. अब यहाँ पर हमने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ये इस शेप का गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन के नाम से तो पानी आ ही गया होगा। ये 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये 1.4 है, और ये भी 1. सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका, उसकी हाइट कितनी रह जाएगी, लेंथ कितनी रह जाएगी, इसमें से 5 में से 2.8 लेस कर देंगे, 0.2 मान लीजिए, यहाँ तक ये सिलिंड्रिकल पार्ट है। सबसे लिख लेते हैं रेडियस सिलेंडर, यानी कि बेलन की त्रिज्या, त्रिज्याएं बेलन और
स्फीयर दोनों की एक जैसी होंगी, आर 1 सेंटीमीटर। ये 2.8 था, मैंने हाफ कर दिया इसका यहाँ, ठीक है। और रेडियस ऑफ स्फीयर सेम है, ठीक है ना, यानी कि ये की जो अर्धगोले हैं, हेमिस्फीयर लिख देता हूँ इसको, ज़्यादा ठीक रहे। अर्धगोले की त्रिज्या आर उतनी ही है, 1.4 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, बेलनाकार भाग है, लंबाई कितनी रह जाएगी, पाई टोटल थी ना 1.4, एक लेस हुई 1.4, एक लेस हुई तो 0.2 सेंटीमीटर रह जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है ना। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का आयतन कैलकुलेट बाद में करेंगे टोटल, क्योंकि 45 का निकालना है हमने। 3 पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का पार्ट हो गया, और 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोला पिछली तरफ है। और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर अंदर रहेगा 4/3 आर प्लस एच, ये आ गया 22.7, ठीक है। और 27 उसके बाद इंटू आर कितना है हमारे पास, 1.4, 1.4 4/3 आर फिर 1.4 है, प्लस एच, एच है 2 पॉइंट, कट कर दीजिए, आ जाएगा 22.28, और ये हो जाएगा 5.6, 56, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 6.6/3 आ जाएगा 22.28 इंटू आ जाएगा 12.2 ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। हमने कितने का निकालना है वॉल्यूम गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का आयतन। क्या करेंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 12.2, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है, वॉल्यूम ऑफ चाशनी का आयतन, इतना इसका टोटल वॉल्यूम है, का 30% जो है वो चाशनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 30% से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक बार में कैलकुलेशन करेंगे, हमें इजी रहेगा। और ये 30%, 3 से इसको कट कर दिया, 10 आ गया, इस सब मल्टीप्लीकेशन का काम है सारा, और हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना। 45 को पहले 12.2 से कर लेते हैं, 10, ये आ जाएगा 61, 4, 5, ये जीरो मैं यहाँ कैरी कर लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 549। ऐसे कैलकुलेशन का काम आपको खुद करना आना चाहिए। 549 को 28 से करा, 8 नंबर 72 का 2 हंसी लगा 7, 32 और 7, 40, 9 बचा 3, और ये आ गया 43, 18 का 8 हंसी लगा 1, 8 और 1 का 10, 2, 17 का 7, 13, 5, 1, इसको से मल्टीप्लाई करा 72 वाली का 7, ये आ जाएगा 3। आप इसको अपने हिसाब से करो, मैं इसको अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और आपके पास यहाँ आ जाएगा 33814, और 3 डेसिमल यहाँ पे
1 2 एक ये भी है 10, 4 अंकों के बाद मेरे पास यहाँ डेसिमल आगे मेरे पास 38.18 सेंटीमीटर इतनी चाशनी वहां पर गुलाब जामुनों में मिलेगी आपको। ठीक है, अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेटली निकालूं तो इसको पीछे वाले को मैं छोड़ सकता हूँ और आंसर में मैं 38 सेंटीमीटर क्यूब लिख। और आपने ध्यान रखना, अगर आप ऐसा लिखाओगे तो टीचर उसको काटेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रशीद को के जन्मदिन के उपहार के रूप में एक फ्लेइंग टॉप यानी कि लट्टू मिला जिस पर वो आश्चर्यजनक रूप से रंग नहीं था। वह इसे अपने कौन से रंगना चाहता है? लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक गोलार्ध है, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया है। पूरे लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। वह क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसे उसे रंगना है। Rashid got a playing top as his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and diameter is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. अब यहाँ पे सबसे पहले रेडियस लिखते हैं। देखिए, रेडियस ऑफ शंकु 3.5 व्यास है, 35/20 जो है इसकी त्रिज्या आ जाएगी। वही त्रिज्या जो है हमारे पास गोलार्ध की आएगी। रेडियस हेमी यानी कि अर्धगोले की सेम होंगी। बस आपने ये ध्यान रखना, ये आर आ गया यहाँ। ठीक है, और हाइट ऑफ कोन कितनी आ जाएगी? हाइट ऑफ शंकु की ऊंचाई, अब शंकु की ऊंचाई टोटल 5 थी, 5 में से हमने क्या करना, इसकी त्रिज्या घटा देनी है। अब 35 इसमें क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट, इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा 1.75। ठीक है, आ गया ये 1.75 और लेस करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास? 3.5 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पर एल की जरूरत पड़ेगी, इसका एल फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो आएगा आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर कितना है? 1.75 का स्क्वेयर प्लस 3.5 का। ठीक है, और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने में 175 को 175 से करोगे कितना आ जाएगा? 55 का 5 ऐसे लगा दो, 17 85 एक 2 87 का 7 और 35 का 5 लगा 3 17 17 122 का 5 7 5 12 का 2 का 6 का 3 5 प्लस, अब 3 से गुना करना है। 55 का 5 अस्सी लगा 2 पाँच 10 और 12 का 2 अस्सी लगा 15 आ जाएगा 6 आ जाएगा सर 5 2 9 का 6 हंसी लगा 1 13 14 15 का 5 का 1 और प्लस करने में मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 3.5 और ये हो जाएगा 50 1250 और 13 का वर्गमूल निकालते हैं। 13.625 का ये 3 पर गया और 3 3 ज़ा 9, ये बचा 4, यहाँ उतारा 6 है 62 और 6 7 42 7 तो 7 नहीं, 6 7 42 नहीं जाएगा, 4 46 हो जाएंगे, ये जाएगा। 6 6 का 36 का 6 80 लगा 3 40 और 12 में 6 गया 6 15 में से 6 फिर 5 आया, बाद ये लगभग 8 या 9 पे चला जाएगा। इसका मतलब इसको मैं 3.7 ले लेता हूँ। 3.7 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर एल मान लिया क्योंकि 3.68 के करीब आ रहा था, मैंने इसको 8 से एक आगे बढ़ा लिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है?
एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ एक टॉय मान लेता हूँ। और इसमें क्या क्या आ जाएगा सरफेस एरिया में? एक तो अर्धगोला यानी कि 2 पाई r² और एक πr/l। इसमें से πr कॉमन निकाल दिया और यहाँ रह गया 2r प्लस l। 22/7। r है मेरे पास 35/20। 35/20 और l है 3.7। इसको कट कर दीजिए, ये 10 आ जाएगा। 35/20 ये 3.5 बनेगा और 3.5 में मैं 3.7 प्लस कर दूँ, ये आ जाएगा 7 ठीक हो गया। और 2 से काटा 11 आया, 2 से काटा इसको 10 आ गया, 7 से काटा ये 5 आ गया और 5 से काट के 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे मेरे पास 3.6 आ जाएगा। और 3.6 को ये 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर आ गया। 39.6 सेंटीमीटर। फिर इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो कि पहले आपने एक पोर्शन का निकाल लिया, अर्धगोले का सरफेस एरिया निकाल लिया और फिर शंकु का निकाल लिया, तब भी ये जोड़ के आपके पास 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 35वां क्वेश्चन है। इसमें कहा यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने उसी तरह से जैसे पहले करते हैं, हम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आई निकालेंगे। कट कीजिए, कट कीजिए। हमने माध्यक निकालना है, माध्यक निकालने के लिए हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, वो कितने आ जाएगी? ये 5 एक्स प्लस किया, 5 प्लस एक्स 20 प्लस करेंगे 25 प्लस एक्स 15 प्लस करा 40 प्लस एक्स, ये आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। 5 प्लस करेंगे 45 प्लस एक्स वाई। और ये हमारे पास टोटल 60 दिया हुआ है, तो यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब 60 का आधा 30, 30 हमें कहाँ मिलेगा? 25 प्लस एक्स में, मैंने यहाँ सर्कल कर लिया। ये मेरे पास f आ जाएगा और 20 मेरे पास l आ जाएगा। पहले यहाँ टर्म्स लिख लेते हैं। l कितना है? 20। और h कितना है? 10। f कितना है? 20। और cf कितना है मेरे पास? 5 प्लस x और n है दिया हुआ। ठीक हो गया। अब यहाँ मीडियन का फार्मूला लिख लेते हैं। l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। और l की वैल्यू है 20 प्लस n कितना है? 60/2 माइनस सी एफ 5 प्लस एक्स। और f है मेरे पास 20 और h है मेरे पास 10। यहाँ 10 से 0 काट दी, इज इक्वल टू 28.5 ये गिवन है हमें। क्या? अब आपने क्या करना, इस 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना, इस 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना। ये कितना आ जाएगा? 40 प्लस 60 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 30 माइनस 5 माइनस एक्स बराबर 57। 2×56 और 1 के 57 हो जाए। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 70, 70 में से 5 गए 65 माइनस एक्स बराबर 57। माइनस एक्स बराबर 57 माइनस 65 और माइनस एक्स बराबर आ जाएगा -8। एक्स बराबर आ गया 8। पर दिया हुआ था एक्स प्लस वाई बराबर 15। 8 प्लस वाई बराबर 15 और वाई बराबर आ जाएगा 15 माइनस 8। वाई बराबर आ गया 7। आंसर आ गया 8 और 7। ठीक है। इसी के और में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वहां हमें माध्य निकालने के लिए कहा गया है। आंकड़े दिए हुए हैं, हम एक्स आई निकाल लेते हैं। इसी टेबल में कर लेता हूं मैं इसको। एक्स आई कितना आएगा? 100 और 150 कितना होगा? 250। 250 का आधा 125 और बढ़ कितने रहे हैं? 50, तो ये आ जाएगा 175। ये आ जाएगा 225, ये आ जाएगा 275 और ये आ जाएगा 325। ठीक, और इन दोनों
गुना करेंगे 25 चौका, सॉरी 125 को 4 से गुना कर लिया। कुछ स्पेशल एक उपयुक्त विधि उपयुक्त से भी कर दो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौका 100 और ये आ जाएगा 500। पंजो पंजो 25 का 5, हंसी लगा 2, 17 पंजे 85 और 2 87, 12 पंजे 60 की जीरो से लेगा 6, 12 दूनी 24, 30 की जीरो से लेगा 3, 12 दूनी 27। ये गुना करना आपको खुद आना चाहिए। 5 दूनी 10, 27 दूनी 54 और 1 55 और ये आ जाएगा मेरे पास 650। ये मेरे पास एफ आई और एक्स आई आ गया। आप इसको किसी भी विधि से कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। 5 और 4 9 और 12 21 और 4 25, यानी कि एफ आई मेरे पास कितना आ गया 25। अब इनको जोड़ देता हूँ। आपने इसको सीधा लिख के कर लेना है अपने हिसाब से। 5 और ये आ गया 7 और 17 7 ऐसे लगा 1 आ जाएगा 7, 7 और 5 12, 12 और 15 27 और 5 32 का 2 से लगा 3 5। एक्स बार निकालना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई 5275 बटा भाग करो 50, बच गए 2 27, 25 एकम 25, बच गए 2 25, 25 एकम 25, 11 मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। दैनिक जो भी आगे हमारे पास ₹111 आ जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास सेक्शन डी जो है वो खत्म हो जाता है। तो अगला सेक्शन ई आएगा जिसमें हम केस स्टडी के क्वेश्चन। अब हमारे पास ये सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे हम केस स्टडी के प्रश्न पढ़ेंगे। एक मोटर बोट की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को धारा के अनुकूल जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धारा की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मैंने उल्टा, उल्टा जब जाएंगे तो दोनों की गति घटेगी। तो प्रतिकूल में क्या आ जाएगा 20 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल हो जाएगी। और गति दूरी और समय का संबंध क्या है अभी बताया था आपको, क्या बताया था मैंने, ठीक है। में आपने क्या ध्यान रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मैंने दूरी, ठीक है ना। दूरी बराबर क्या आ जाएगी, गति ना समय। ये हमारा 2 नंबर का काम यहाँ हो। का धारा की गति के लिए द्विघात समीकरण बनाओ। अब देखिए हमारे पास दूरी कितनी है 15 किलोमीटर की। 15 किलोमीटर की दूरी, अब मान लो उसकी चाल 20 माइनस एक्स है, प्रतिकूल में ज्यादा टाइम लगेगा और अनुकूल में कम समय लगेगा। अनुकूल में उसकी चाल जो है पानी की चाल के साथ जुड़ जाएगी, धारा की चाल के साथ, है ना। तो इसको मैं हल कर लेता हूँ, नीचे कर लेते हैं इसको हल। 10 अपॉन 20 माइनस एक्स माइनस डिफरेंस दिया हुआ है 15 माइनस 20 प्लस एक्स, 1 घंटे का फर्क है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 15 से 20 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया और इस 20 माइनस एक्स से इस 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। और अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं, 300x प्लस 15x, 300 प्लस 15x इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 300 से प्लस का 300 कट गया और ये मेरे पास आ जाएगा 30x माइनस 400 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और फैक्टर बन जाएंगे 10 चौके 40, सॉरी 40 दहा 400, 30 और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 10x माइनस 400। एक्स कॉमन निकाल दिया, एक्स प्लस 40 बच गया, माइनस 10 कॉमन निकाल दिया, एक्स प्लस 40 आ जाएगा, एक्स प्लस 40 और एक्स माइनस 10। तो सेपरेटली जीरो के इक्वल रख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, देंगे और एक्स इज इक्वल टू
10 किलोमीटर पर आवर मेरे पास धारा की चाल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे समीकरण भी आ गया और ये मैंने 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल भी निकाल दी। मैंने दोनों यहाँ कंप्लीट हो गए। तो मुझे एक ही बताना था, या तो चाल निकालनी थी और या फिर ये द्विघात समीकरण बना के दिखाना था। पर द्विघात समीकरण जब बनेगा उसके बाद अगर चाल निकाल दूंगा ठीक है, नहीं तो ऐसे मुझे नंबर वहां पर मिल जाएंगे इतने। अगला देखिए, इसमें 37वां क्वेश्चन है, खेल समिति ने छात्रों और कर्मचारियों के लिए खेल दिवस टी शर्ट के लिए लोगो डिजाइन करने के लिए 4 छात्रों का चयन किया। लोगो चित्र में दिए गए अनुसार है। चित्र दिया हुआ है नीचे। दिए गए चित्र में ओ वाला केंद्र O वाला एक वृत्त ट्रायंगल ABC में इस प्रकार अंकित है कि भुजाएं AB BC CA को क्रमशः D E F पर स्पर्श करता है। जो भुजाएं दी हुई है 12, 8 और 10 सेंटीमीटर दी हुई हैं। अब हमें अलग अलग इनकी लंबाइयां निकालने को इन्होंने कहा है। देखिए क्या करना है हमें। और ये मेरे पास यहाँ है A E D F, और इन्होंने हमें दिया हुआ क्या क्या है। AB 12 है और BC 8 है और AC 10 है। 12, 8 और 10। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर। और इसका केंद्र यहाँ पर दिया है। हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD कितना है हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पर। क्या यहाँ पर जैसे स्पर्श रेखाएं मानते हैं हम, AD को मैं x मान लेता हूँ। अगर AD x है तो AF भी x हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं BD को यहाँ y मान लेता हूँ। मेरे पास ये BE जो है वो भी y हो जाएगा। और अब यहाँ देखिए, इसको मैं z मान लेता हूँ, CE को CF भी z के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए इनको सबको प्लस करते हैं। देखिए x प्लस वाई कितने के बराबर आ गया, 12 के। और y प्लस जेड किसके बराबर आ गया, 8 के। और x प्लस जेड बराबर आ गया मेरे पास 10 के। ठीक है, अब मैं इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं सब संख्याओं को, क्या स्थिति मेरे पास बनेगी, आइए देख। यानी कि AB प्लस BC प्लस AC, ये कितना है, 12 प्लस 8 प्लस 10। अब AB मेरे पास कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर लेता हूँ, x प्लस वाई। ठीक है ना। और BC कितना है, y प्लस जेड। और AC है z प्लस x। कितना होगा, P 20 और ये आ जाएगा 30। ये 12 और 8 20 और 10 30। ये आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 30। और अगर मैं इसमें से सब में से 2 डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15। ठीक, ये एक कंडीशन मेरे पास बन गई। अब मुझे अगर यहाँ से जेड फाइंड आउट करना होगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ, x प्लस वाई निकाल देता हूँ। x प्लस वाई कितने के बराबर है, 12 के बराबर। ठीक है ना, x प्लस वाई कितने के बराबर है, यहाँ 12 के बराबर। तो मेरे पास यहाँ z निकल जाएगा। या मैं इसमें से अगर x निकालना चाहूँ तो मैं x भी निकाल सकता हूँ, कि y प्लस जेड मैं निकाल देता हूँ। और y प्लस जेड मेरे पास 8 के बराबर है। यहाँ x प्लस 8 कर लेता हूँ मैं, और मेरे पास x आ जाएगा 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, 15 माइनस 8 सॉरी, ये 7 के बराबर आ गया। यहाँ पे इन्होंने एक कमी की हुई है, इसका रेडियस नहीं शो किया, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है OD। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD मैंने फाइंड आउट कर दिया। यहाँ पर कितना आया ये मेरे पास, देखिए ए एक्स निकाला ना, AD ये 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब मुझे BD निकालना है। तो BD के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए इसमें से y मुझे निकालना है, तो x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15।
और x प्लस जेड किसके बराबर है? x प्लस जेड 10 के बराबर है। y प्लस 10 इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 15 माइनस 10 5 सेंटीमीटर। सेकेंड आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे BD जो है वो 5 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ CF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। CF, अब CF कहाँ है? ये मेरे पास CF है, नहीं कि Z निकालना है। Z निकालने के लिए मुझे x प्लस वाई की वैल्यू उसके अंदर पुट करनी है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 है मेरे पास। ये मैं यहाँ 12 निकाल दूंगा तो Z बराबर आ जाएगा 15 माइनस 12 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, OAB का एरिया क्या आएगा? यहाँ यहाँ निकालता हूँ, देखिए 1/2 गुना आधार गुना लंब, 1/2 गुना OD AB, यानी कि 1/2 इंटू 4 इंटू 12। इसको इससे कट कर देंगे और मेरे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर तीनों ट्रायंगल्स का निकालना इसके लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इसी तरह से यहाँ पर 1/2 गुना OE इंटू BC करना और यहाँ से 1/2 गुना OF इंटू AC करना। तीनों ट्रायंगल्स को जोड़ देंगे, वो पूरी ट्रायंगल का हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब 38वां क्वेश्चन देखिए। एक सप्ताहांत धोनी अपने परिवार के साथ ताश खेल रहा था। डेक के में 52 पत्ते हैं। यदि उसने अपने भाई से एक पत्ता निकाला, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लाल रंग का बादशाह मिलने की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2/52। बिल्कुल सिंपल, 1/26 आंसर आ गया। फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या होगी? फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? 12, 12/52। बस कट कर दीजिए और ये आ जाएगा 4 और 12 13 चौके 52, यानी कि 3/13। पान का गुलाम मिलने की प्रायिकता कितनी क्या होगी? अब पान के गुलाम कितने होते हैं? एक, है ना, 1/52। ठीक हो गया। और अगले में पूछा लाल रंग का फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, 6 लाल 6 काले, 6/52। ये कट कर देंगे, 3/26। ये हमारे पास यहाँ प्रश्न पत्र दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.